नमस्कार, मैं हूं सिकता देव और आप देख रहे हैं 5 की बात। दिल्ली प्रदूषण से बेहाल है। बढ़ते प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर साल जब हम दखल देते हैं तभी एक्शन क्यों लिया जाता है, हम नतीजे देखना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि पिछले 6 साल से आप क्या कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और दूसरी राज्य सरकारों पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हम लोगों को मरने की इजाजत नहीं दे सकते। बैठकें हो रही हैं लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं। पराली की आग रोकनी ही होगी, प्रदूषण कम होना ही चाहिए। कैसे कम होगा ये राज्य सरकारें तय करें, लेकिन प्रदूषण कम करना ही होगा। अदालत ने यह भी कहा कि खेतों में लगी आग के लिए एफआईआर दर्ज करना कोई समाधान नहीं है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते सीधे हमारे सहयोगी आशीष भार्गव के पास। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि क्योंकि सरकारें अपनी अपनी योजना बता रही थी, इवन नोट की बात हो रही थी, दिल्ली सरकार बता रही थी कि वो कृत्रिम बारिश करना चाहती है लेकिन केंद्र सरकार की इजाज़त लेनी होगी, वो तमाम चीज़ें थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप प्रैक्टिकली हल निकालिए इन सब चीज़ों का। हम नहीं चाहते कि हम कोई आदेश जारी करें और फिर सरकारें बाद में ये कहें कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रोक दिया था इसलिए वो इसे लागू नहीं कर पाए। कोई कमेटी भी नहीं बनाना चाहते क्योंकि सारी जिम्मेदारी कमेटी पर आ जाएगी। इसलिए सरकारें खुद आगे बढ़े, खुद साल दर साल ये प्रॉब्लम नहीं चलनी चाहिए। लॉन्ग टर्म जो सोल्यूशन है वो सामने आना चाहिए और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कहा कि लोगों को मरते हुए मरने देने की इजाज़त हम नहीं दे सकते कि वो मर जाएं। और ये एक बड़ी बात है यहाँ पर, और उन्होंने साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट अभी फिलहाल इसको मॉनिटरिंग करेगा। 21 नवंबर को अगली सुनवाई है। कहा है कि सब मिलकर बैठकर हल निकालें और जो पंजाब में पराली जलाने की जो घटनाएं हो रही हैं दूसरे राज्यों में भी, उसका भी हल निकालें और ये देखें कि किस तरीके से इसे रोका जा सकता है। प्रोत्साहन करके रोका जा सकता है या फिर जुर्माना लगाकर डरा कर रोका जा सकता है। ये तमाम चीज़ें उन्होंने कही है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये हियरिंग है। उन्होंने एक और बड़ी बात कही है कि अभी तो बारिश हो गई है, लगता है लोगों की प्रार्थना सुन ली है, लेकिन इसके लिए सरकार को कोई भी शुक्रिया नहीं है। तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार भी कहा था कि क्यों मौसम के सुधरने का इंतज़ार हम करते हैं। सालों साल ये प्रॉब्लम होती है, ये दूर होनी चाहिए। इसलिए कि बड़ा मामला था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे लिया है, लेकिन बहुत साल से सुप्रीम कोर्ट करीब पिछले 7 साल से इस मामले में उलझा हुआ है। आदेश जारी होते हैं, इसलिए आज जैसे संजय किशन कौल ने किया, मीटिंगें होती हैं, आयोग बनते हैं, रिपोर्टें आती हैं, लेकिन हल नहीं निकलता। ये सबसे बड़ी बात है और लगता है इस बार सुप्रीम कोर्ट इस मामले का परमानेंट हल निकालना चाहता है। और सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक टिप्पणी के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। देखो, असी बहुत कोशिश कर रहे हैं, असी मीटिंगां करते हैं, असी तो हुणे अगली पराली दी मीटिंगां भी शुरू करतीਆਂ कि की ऑप्शन हो सकती है। असी कोर्ट दे विच लिख के दिता कि झोने वांग होर फसलां ते भी MSP दिओ, झोने वांग, नॉट ए जो विरोधी पार्टियां कहते हैं कि झोने नूं छड्ड दो। ना ना ना, झोने वांग किस होर फसलां ते भी सानू MSP दे दो। साडी धरती इन्नी उपजाऊ है, असी सूरजमुखी भी उगा लांगे, असी मक्की बीज लांगे, असी दालां। सो इस करके जिम्मेदारी सब नूं लेनी पऊगी, कल्ली सरकार ते नहीं छड्ड सकदी। और दिल्ली और एनसीआर में कल रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे प्रदूषण के स्तर में गिरावट आई है। इसी की वजह से दिल्ली सरकार ने ऑड इवन टाल दिया है। दिल्ली सरकार 13 नवंबर से 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू करने की तैयारी कर रही थी। अब दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिवाली के बाद प्रदूषण के हालात की समीक्षा कर ही अगला फैसला लिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने 13 नवंबर से शुरू होने वाला ऑड इवन, 13 से 20 नवंबर तक जो ऑड इवन दिल्ली में चलना था उसको टाल दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हमारे साथ हैं। सर, क्या सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से टिप्पणी कर रहा है या ये मान रहा है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है ऑड इवन, क्या उसके चलते इसको टाला गया है? नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट के तो फैसले का रिटन ऑर्डर का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा उसको स्टडी करके आगे का निर्णय लेंगे। लेकिन अभी जिस तरह से रात से बारिश हुई है, क्योंकि ऑड इवन इज इमरजेंसी मेजर, सीरियस प्लस कैटेगरी में जब दिल्ली की AQI गया था, उसके बाद ऑड इवन को लेकर के सरकार ने निर्णय लिया था। अभी जो रात से बारिश हुई है, इस समय जो AQI है उसमें काफी गिरावट दर्ज की जा रही है, प्रदूषण के स्तर में सुधार हो रहा है
तो ऐसे में ये निर्णय लिया है सरकार ने कि अभी जो 13 से 20 का था उसको पोस्टपोन किया जा रहा है और दिवाली के बाद प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा करके और फिर आगे का निर्णय लेंगे। कृत्रिम बारिश पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो आपके ऊपर है, आप जैसा मर्जी करिए, कोर्ट उस पर कुछ कहना नहीं चाह रहा है, तो उस पर क्या रहेगा अभी? नहीं, जैसा मैंने कहा कि हमने कई पॉइंट्स पे सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना सबमिशन रखा था। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट का रिटेन ऑर्डर, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ऑब्जर्वेशन जो होता है और रिटेन ऑर्डर की महत्ता अलग होती है, तो रिटेन ऑर्डर को एक बार आने के बाद फिर जो सबमिशन हमने किया था उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आगे का एक्शन उसके हिसाब से बनाएंगे। बस एक आखिरी सवाल, जो ऐप बेस्ड टैक्सी है जो दिल्ली से बाहर की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उनको उस पर रोक लगाई जाए, उस पर क्या क्लैरिटी आ गई है? नहीं, वो अभी मैंने कहा ना कि जो ये सारे पॉइंट्स जो सुप्रीम कोर्ट के थे उस पर हमने वहाँ सबमिशन किया और उस पर रिटेन ऑर्डर आने के बाद ही हम उस पर जो है निर्णय लेंगे। तो उसका मतलब यह है कि जब तक वो उस पर क्लैरिटी नहीं आती तब तक वो टैक्सी चल सकती हैं? हाँ, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो आने के बाद उस पर जो क्लियरिटी आएगी उसके बाद ही हम उसके एक्शन प्लान बनाएंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी संजय कौशिक के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली में बारिश से प्रदूषण के स्तर में काफी सुधार हुआ है। मौसम के इस बदलाव को लेकर हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने मौसम विभाग के डीजी डॉक्टर एम महापात्रा से बात की है। एनसीआर इलाके में कल रात से कई जगहों पर रुक रुक के बारिश हुई है और इसकी वजह से वातावरण पर इसका काफी अच्छा असर पड़ा है। लोग प्रदूषण से जूझ रहे थे, लेकिन इस बारिश की वजह से अब लोग राहत महसूस कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये लेटेस्ट इनसैट सीडी सैटेलाइट की इमेजेस हैं और अब भी उत्तर भारत के कई इलाकों में काफी ज्यादा घने बादल दिखाई दे रहे हैं और ये वो राज्य हैं जहां पर अभी बारिश हो रही है या कुछ देर बाद होगी और इसकी वजह से इस पूरे इलाके में जो वातावरण है इस पर काफी अच्छा असर पड़ा है। मेरे साथ मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एम महापात्रा हैं। साइंटिफिकली क्या सिग्निफिकेंस है इस रेनफॉल का दिल्ली एनसीआर इलाके की? जैसे हमने पहले प्रेडिक्ट किया था, इस हिसाब से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर अभी मूव कर रहा है। इसकी वजह से कल से बारिश हो रहा है, जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अभी वेस्ट यूपी एरिया में बारिश हो रहा है। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट आज भी रहेगा, आज भी ये सभी इलाके में बारिश होने का संभावना है और ये धीरे धीरे ईस्ट नॉर्थ ईस्टवर्ड मूव कर रहा है। जैसे कल से जो प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो बारिश हो रहा है इसे कम होता रहेगा धीरे धीरे। सो जब बारिश होता है तब एटमॉस्फेयर में जैसे स्कैवेंजिंग एक्शन होता है, जो पोल्यूटेंट्स सस्पेंडेड होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, जब बारिश होता है वो सब नीचे आ जाते हैं। इसमें जो एटमॉस्फेयर है अर्थ को लगे हुए वो क्लियर हो जाता है, इसलिए आपका एनवायरनमेंट क्लीनर हो जाता है। इसके अलावा ये वेस्टर्न डिस्टेंस आने से पहले भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टेंस जब अप्रोच करता है तब नॉर्थ वेस्ट इंडिया में विंड डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जैसे पहले नॉर्थ वेस्ट विंड चल रहा था, इससे चेंज होते हुए ईस्ट साउथ ईस्टर्ली विंड्स हो गया, जिसमें एक रोक लग जाता है। जो एडवेक्शन प्रोसेस में कोई पोल्यूशन ट्रांसफ़र होता होगा कुछ दूसरा एरिया से दिल्ली की तरफ, वो भी रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। मगर ये जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चला जाएगा धीरे धीरे, इसके बाद फिर वो नॉर्मल कंडीशन जैसे था ऐसे ही फिर आपका नॉर्थ वेस्टर्न विंड प्रिवेल करेगा और हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टेम्परेचर भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस फॉल होगा कल से। बात करने के लिए शुक्रिया। तो मौसम भवन से राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और इसी बदलाव की वजह से अब दिल्ली में ऑड इवन लागू नहीं हो रहा है, लेकिन क्या वाकई एक्शन प्लान तैयार है कि दिल्ली वालों की सांसों को लेकर जो संकट बना हुआ है उस पर सरकारें कुछ काम कर रही हैं? इसी चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं रोहित बलूजा, अध्यक्ष हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रोड एंड ट्रैफिक एजुकेशन के, साथ ही विवेक चट्टोपाध्याय, सीनियर प्रोग्राम मैनेजर क्लीन एयर एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली से। आप दोनों का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में। और अगर आपसे शुरू करूं मैं बलूजा जी, जो काम सरकारें नहीं कर पाई आज मौसम ने वो कर दिया और ऑड इवन दिल्ली की सड़कों से अभी फिलहाल के लिए टल गया है, लेकिन वाकई क्या यही वो एक्शन है जो दिल्ली को पोल्यूशन से बचाने वाला, ये चीज़ें ही क्या आगे चलकर राहत देने वाली हैं हमारी सांसों को? ये एक हर साल का लगातार यही होता है कि समय में बैठ के बहस करते हैं, स्टबल बर्निंग करते हैं, उसके बाद पोल्यूशन हो जाता है, उसके बाद हम बगैर किसी डायग्नोसिस के फिर हम कहते हैं कि इंजन ऑन, रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ, ऑड इवन करिए,
और गवर्नेंस कहाँ है? ये कोई गवर्नेंस थोड़ी है। ये क्या हमारी ईंधन में कोई कमी है? क्या वो ईंधन सही है जिस वजह से हम इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं? क्या हमारी गाड़ियाँ जो हैं यूरो 3, यूरो 4, क्या आपने उनको लाइसेंसेस दे रखे हैं, टैक्सेशन ले रखा है? क्या वो गड़बड़ हैं वाकई, या हम सोचते हैं इसके अंदर? तो एक तो रिसर्च नहीं है, डायग्नोसिस नहीं है। बगैर रिसर्च, बगैर डायग्नोसिस के हम ऐसे चीज़ों को आदेश देते हैं जिसका कोई तुक नहीं बनता है। लेकिन ये एक ही चीज़ दिखाता है कि हमारे एक गवर्नेंस में फेल है, जिसके अंदर हम इस पोल्यूशन के ज़रिए गुजरते हैं। ये कहते हैं कि दिवाली के बाद देखेंगे। अरे इतने दिन जो निकल गए, कितने लोग इसके अंदर बुरी तरह बीमार हुए होंगे, कितने लोग उनकी मौतें होंगी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टू बी सेफ जी, एंड दैट इज़ द गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि किसी भी तरीके से इसको करें, लेकिन बगैर रिसर्च के, बगैर डायग्नोसिस के लोगों के ऊपर ऐसी चीज़ ना डालें जिससे। तो आप ये कह रहे हैं कि ऑड इवन व्हीकल पोल्यूशन को रोकने का एकमात्र या फिर कोई कारगर तरीका नहीं है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। आज देखिए दिल्ली में हमारे यहाँ ट्रैफिक इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी कमी है। 3 लेन की सड़क है तो 5, 6 लेन, 8 लेन चलती हैं। एक बस ख़राब होती है तो 3-3, 4-4 किलोमीटर की लाइन लग जाती है। हमारे यहाँ सड़क के जो कंजेशन है वो वाकई एक रीज़न होगा उसका पोल्यूशन का, लेकिन उसका समाधान ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, ऑड इवन नहीं है। ऑड इवन नहीं है। और विवेक, जो आज बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि पराली को लेकर कोई कारगर या फिर ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है और अदालत राज्य सरकारों को नहीं बताएगी कि क्या करना है। राज्य सरकारों को ये तय करना और अपना एक्शन प्लान तैयार करना है। ऐसे में आपको क्या लगता है, वाकई सब कुछ पेपर में हो रहा है लेकिन बातें सब हवा में हैं और हम ये घुटन अपने अंदर ले रहे हैं? देखिए, एक तो प्रमुख बात ये है कि मैकेनाइजेशन के चलते, पहले ये मैकेनाइजेशन इतना नहीं था हार्वेस्टिंग के लिए फसलों के। अब मैकेनाइजेशन के द्वारा हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और मैकेनाइजेशन के द्वारा ही हम इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या एक्चुअली आ रही है एमएसपी से। एमएसपी, ये पैडी जो है, ये पंजाब और हरियाणा के लिए उपयुक्त फसल नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 केजी चावल पैदा करने के लिए 3000 से 5000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। पंजाब में 80% ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो चुका है पैडी ग्रोइंग के चलते। वहां ग्राउंड वाटर अगर नहीं रहेगा तो पानी की क्राइसिस हो जाएगी। फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, सरफेस वाटर पॉल्यूटेड हो गया है, कार्सिनोजेंस, कैंसर जिससे होते हैं उसकी संख्याएं बढ़ रही हैं। तो हमें इसका निदान करना पड़ेगा और इसके उपाय भी हैं। सरकार खुद मिशन मिलेट ला रही है। मिशन मिलेट का मतलब यह है कि जो मिलेट्स जो आएंगे, जो नए अनाज जो हम पहले इस्तेमाल करते थे आदिकाल में, वो अनाज हम इस्तेमाल और करने वाले हैं। तो उसके लिए एमएसपी लाई है। आप एमएसपी की सुविधा या इंसेंटिव की सुविधा इस तरह से कीजिए कि राज्यों के हिसाब से उसका ग्रोइंग हो। ये ना कि पैन इंडिया आपने सब चीज अलाउ कर दिया। उन राज्यों में आप पैडी अलाउ कीजिए जहाँ पानी की बहुतायत है, उन राज्यों में आप दूसरे फसल अलाउ कीजिए जहां पानी कम है और फसलें हो सकती हैं। मेरे ख्याल से कई तरह के इसके उपाय किए जा सकते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज प्लान बनाती है परंतु आपस में बैठती नहीं है और काम नहीं करती हैं। ये जब फायर फाइटिंग की सिचुएशन आती है तब ये बोलते हैं कि भाई किसानों को जलाना है और उनको नई फसल लगाना है। भाई किसान इस वक्त में क्या करें? तो समस्या यह है कि साल भर इसमें काम करना पड़ेगा और सिर्फ 1 साल काम नहीं करना होगा, इसमें कई साल काम करना होगा, तब जाके इसमें सुधार आएगा। इमरजेंसी में अभी हमें ये करना है कि एज मच एज पॉसिबल जो स्टबल है उसको वहां से हटाना पड़ेगा। उसके लिए भले ही अगर सरकारी मशीनरी की जरूरत पड़े वो इस्तेमाल की जाए, किसानों की मदद की जाए, बड़े किसान खुद अपना खर्च करें और इस समस्या को दूर जितना कम से कम किया जा सके ये करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये साल दर साल नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट की जो समीक्षा है वो ये बहुत सही है कि उनके आदेश के चलते ही परिवर्तन हो रहा है। 1998 से हम देख रहे हैं
सीएनजी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे जो बने वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते बने। जो भी पुराने व्हीकल्स पे बैन हुआ वो कोर्ट के आदेश के चलते हुआ। सरकार किस लिए है? सरकार अगर पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं करेगी और उसके नियम नहीं बनाएगी तो क्या सारे कोर्ट की जिम्मेदारी है? और जब कोर्ट आदेश देती है तो कहते हैं कि कोर्ट के आदेश से क्यों आ रहे हैं, हम प्रजातंत्र हैं, पार्लियामेंट डिसीजन लेगा। पार्लियामेंट अगर डिसीजन नहीं लेगा, डिस्कस नहीं करेगा एयर पॉल्यूशन, या विधानसभाएं नहीं करेंगे तो कौन करेगा और कौन निर्णय लेगा? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी जी। और यही सख्त रुख आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखने को मिला है विवेक। लेकिन आपकी रिसर्च क्या बता रही है, जो दिल्ली का जो प्रदूषण है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन, कितनी फीसदी पराली है और कितना व्हीकल पोल्यूशन है? देखिए, व्हीकल पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन साल भर में 40% रहता है, परंतु ये जो एपिसोडिक पीरियड होता है 15 दिन का, इसमें पराली का कंट्रीब्यूशन 40% तक पहुंच जाता है। ऑन एन एवरेज पूरे ठंड के दौरान 25% रहता है, और गाड़ियों का भी लगभग 25 से 27% रहता है। बाकी इंडस्ट्रीज, गार्बेज बर्निंग और ये सारी चीजें रहती है। डस्ट का प्रभाव कम हो जाता है क्योंकि हवा उतनी नहीं होती है। जब गर्मी का मौसम आता है, आंधियां चलती हैं तो धूल बहुत ज्यादा होती है। तो इस समय कंबस्शन यानी जो चीज हम जलाते हैं उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। इसलिए इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स, गार्बेज बर्निंग और जितने भी हमारे ईंधन के स्रोत हैं या जलाने के स्रोत हैं, उसमें हमें ध्यान बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। और डस्ट लोकलाइज्ड काफी प्रॉब्लम है। कई एरियाज में रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सड़कें खुदी पड़ी हैं, उसमें गाड़ियां चल रही हैं, धूल उड़ रही है, तो उसमें छिड़काव आप कीजिए। बेहिसाब आप उन सड़कों में छिड़काव मत करते रहिए जो सही है ऑलरेडी। तो मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजिकली और लोकलाइज्ड प्लान हमें काम करना पड़ेगा। 13 हॉट स्पॉट्स हैं और कई नए हॉट स्पॉट्स दिल्ली में आइडेंटिफाई किए गए हैं। इस तरह से एनसीआर में भी कई हॉट स्पॉट्स होंगे, तो वहां आप काम कीजिए, वहां अपने टास्क फोर्स भेजिए। आपकी कई टीमें हैं, उन टीमों को आप लगाइए। आप पूरे तंत्र का अगर इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि हम नहीं कंट्रोल कर सकते। विश्व के कई देशों ने ये इसे किया है, और ये एक शर्मनाक स्थिति है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि क्लेम कर रहा है कि हम तीसरी या दूसरी इमरजेंसी एक्शन प्लान भी तैयार है। आप जैसे जो रिसर्च से जुड़े लोग हैं, आप लोग जो कह रहे हैं कि अभी तुरंत क्या करना चाहिए उसके लिए भी एक लिस्ट है, और साल भर क्या करना चाहिए उसके लिए भी काफ़ी कुछ तैयार है रिसर्च। लेकिन रोहित जी, जो आप बात कर रहे थे कि व्हीकल पोल्यूशन रोकने के लिए इस वक्त ऑड इवन कर दें और साल भर कुछ ना करें, ये कोई तरीका नहीं है। कंजेशन इसका जड़ है। दिल्ली में सड़कों पर कंजेशन को कैसे कम किया जाए, इसके लिए तमाम तरह की बातें होती रही हैं, कार्रवाई होती रही है। हमने कहा देखा दिल्ली की सड़कों पर बीआरटी बने कि कोई ना वो कारगर कदम हुए, चाहे कंजेशन खत्म करने के लिए हो या ट्रैफिक खत्म करने के लिए हो। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि बिना सोचे समझे एक्शन बनता है और फिर इतने सारा पैसा उस प्रोजेक्ट्स में लगाए जाते हैं और फिर हवा में उड़ जाते हैं सब कुछ? दिल्ली की ट्रैफिक मैनेजमेंट एक ऑलमोस्ट फेलियर है, जिसके अंदर कोई जिम्मेवार नहीं है। न तो ट्रैफिक पुलिस जिम्मेवार है, न पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, न ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। आज जो हमारा कंजेशन हो रहा है सड़कों पे, आज की बात नहीं, कंजेशन अब दिवाली आई, त्यौहार आएंगे, कंजेशन बढ़ता है। सबसे बड़ी हमारी कमी है ट्रैफिक इंजीनियरिंग की। यहाँ पे कम से कम जो हमने रिपोर्ट सबमिट करी कई बारी कि 70% से ज़्यादा हमारे साइन, सिग्नल, रोड मार्किंग्स गलत हैं, स्टैंडर्ड से नहीं है। हमारे यहाँ कोई राइट ऑफ वे नहीं है। हमारी पार्किंग जो है वो सड़कों पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप देखिए सारी सड़कों पे पार्किंग है, हमारे फुटपाथ्स इंक्रोच्ड हैं। ये सब ट्रैफिक मैनेजमेंट का फेलियर है। और जितना ही ट्रैफिक मैनेजमेंट का जब फेलियर होता है तो उसका एक आउटपुट कंजेशन होता है, डिलेज होती हैं, क्यू लेंथ्स बढ़ती हैं। तो ये हमारे को किसी को तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। तो ना वो पुलिस ले सकती है, ना गवर्नमेंट ले सकती है। तो गवर्नेंस का फेलियर है इसके अंदर ट्रैफिक मैनेजमेंट। अगर एक मानसिकता की बात करें, घरों में
जिन घरों में इतनी सारी गाड़ियां, एक तरह की मानसिकता भी है कि परिवार है तो 2, 3, 4 गाड़ियां होनी चाहिए, क्या उस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है? उस पर भी जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है? क्यों ज़रूरत है किसी हाउस होल्ड को 3, 4, 5 गाड़ियां रखने की? कंज्यूमर्स भी कहीं कहीं जिम्मेदार हैं इसके? बिल्कुल, हम सभी जिम्मेवार हैं इसके अंदर, लेकिन एक चीज़ और भी है, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो हर लोगों के लिए कन्वीनियंट हो, सेफ हो। अब बाहर के मुल्कों में जाइए, जैसे जर्मनी में जाइए, किसी दिन उनके यहाँ भी स्ट्राइक होती है तो सब अपनी अपनी गाड़ियाँ निकाल के आ जाते हैं, लेकिन कोशिश ये रहती है कि गाड़ियों का इस्तेमाल न करें, मेट्रो पे चलें, लेकिन कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, मतलब कनेक्टिविटी होनी चाहिए। कि आप कह रहे हैं कंज्यूमर को ऑप्शन देंगे तभी इस पर लगाम लगाई जाएगी? जी बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन नहीं देंगे तो ऑड इवन कैसे करेंगे? आप पहले पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ऐसा बनाइए जो कन्वीनियंट हो, कनेक्टेड हो, सेफ हो, अफोर्डेबल हो, तो सब लोग जाएंगे उसमें, क्यों नहीं जाएंगे? और जो गाड़ियों को खरीदने की जो होड़ है वो भी कम होगी कि वो हम करनी चाहिए उसको कम। उसके अंदर फिर टैक्सेशन लगाइए, जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ ने, यूनाइटेड किंगडम में लगाया, सिंगापुर ने लगाया, लगाइए ज़रूर, लेकिन सब इन कंट्रीज़ में ये लगाने से पहले उन्होंने वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो नीड बेस्ड है वो सबको दी। जी, चलिए हम ये चर्चा जारी रखेंगे। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। आज प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त रुख अपनाया है और राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। अदालत ने ये कहा है कि वो एक्शन प्लान नहीं देने वाले। राज्य सरकारों को वापस लौटकर अदालत को ये बताना होगा कि वो प्रदूषण कम करने के लिए वाकई क्या काम कर रहे हैं ज़मीन पर। आप देख रहे हैं 5 की बात। पंजाब में पराली जलाने के मामले में 68% में गिरावट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पराली जलाने के मामलों में गिरावट कल दर्ज की गई, जिससे 600 से ज़्यादा मामले आए, जबकि बुधवार को ये संख्या 2003 थी। फिलहाल पंजाब में पराली जलाने के 23,600 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि जिलाधिकारियों को भगवंत मान सरकार ने फील्ड में सक्रिय रहने का आदेश दिया है। सरकार ने जिलाधिकारियों को पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वालों से मुआवजा वसूली और छापेमारी कर आरोपी किसानों पर एफआईआर करने का भी आदेश दिया है। तो क्या वो कारगर उपाय है जिससे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों पर प्रदूषण पर काबू पाया जा सके? यही चर्चा का मुद्दा है। रोहित बलूजा, जो अध्यक्ष इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन के, और विवेक चट्टोपाध्याय सीएससी के हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जो बात आज विवेक सुप्रीम कोर्ट ने कही कि पराली पर काबू पाना आपकी जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों को इस पर फैसला लेना होगा। ऐसे में आप जो तमाम चीज़ें पिछले सेगमेंट में आप बात कर रहे थे कि जो चीज़ें हो सकती हैं साल भर, जो ऑल्टरनेट क्रॉप पैटर्न्स पर बात हो सकती है, उस पर ये राज्य सरकारें आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहती? आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें काफी राजनीतिक कारण है, क्योंकि ये एक मेरे ख्याल से ये वोट बैंक का भी हिस्सा बन गया है और इसे उस तरीके से ना देखा जाए, इसे खेती के विकास के तौर पर देखा जाए। क्योंकि जब हम तमाम तरह के मिलेट मिशन जब हम लागू कर रहे हैं, जब हम काफी न्यूट्रिशियस यानी जो पौष्टिक अनाज हैं उनकी दिशा में जब हम जाना चाहते हैं, मिलेट्स जिसमें शामिल हैं और भी कई चीजें शामिल हैं, मक्का है और कई चीजें हैं, तो क्यों हम उन चीजों को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं? इसके पीछे हमें सोचना चाहिए। हम एक साइकिल में फंसे हुए हैं कि चावल और गेहूं, इसके अलावा भी अनाज हैं जो कि और पौष्टिक है, जिसकी देश को जरूरत है, जिसको सरकार प्रमोट भी करना चाहती है। तो मेरे ख्याल से इस दिशा में एग्रीकल्चर विभाग को राज्यों के साथ बैठक करनी होगी और एक कार्य योजना बनाकर इस दिशा में कार्य करना पड़ेगा। एमएसपी पॉलिसी को जरूरत पड़े तो राज्यों के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा, पानी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये भी देखना होगा कि जो आमदनी जो किसानों की हो रही है वो किस तरह से अफेक्टेड होगी और किस तरह से उसका निदान किया जाए, जो कि ट्रांजिशन पीरियड होगा उसमें। ये असंभव नहीं है, क्योंकि पहले ऐसा ही होता था। ये हमारा एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बन गया है कि हम खेत जलाते हैं और सोचते हैं कि शायद पौष्टिक तत्व खेत में रह जाएंगे। नतीजा ये होता है कि खेत जलाने से जो
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो जीवाणु होते हैं और जो ह्यूमस होता है, बायोमास जो होता है जमीन का, वो भी खत्म हो जाता है। तो फर्टिलिटी यानी जो उसकी जो क्षमता होती है खेत की, वो भी खत्म हो जाती है और हम और फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल से एक जन चेतना अभियान की भी जरूरत है। सिर्फ किसानों को जेल में डालने से इसे मेरे ख्याल से नतीजा नहीं निकलेगा। सरकार को लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, ग्राम पंचायतों के साथ काम करना पड़ेगा, लोकल लीडर्स के साथ काम करना पड़ेगा और किसानों के साथ काम करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तब जाके ही इसका एक हल निकलेगा और ये असंभव नहीं है, किया जा सकता है। तो विवेक, आप जो कह रहे हैं कि ये असंभव नहीं है और एफआईआर करना ही एकमात्र तरीका नहीं है, अदालत ने भी आज कहा है कि एफआईआर करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अब जो बात आप कर रहे हैं कि जो क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव आए, उसके लिए क्या पंजाब, खासतौर से पंजाब की ज़मीन और मिट्टी तैयार है इस बदलाव के लिए? देखिए, इसके लिए देखिए पानी की जरूरत को आपको समझना पड़ेगा कि पानी का हम ग्राउंड वाटर का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं अभी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चावल की खेती के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। छत्तीसगढ़ और कई एरियाज ऐसे हैं जहां पानी बहुतायत से अवेलेबल होता है, आसानी से अवेलेबल होता है। वेस्ट बंगाल हो गया, ये हो गया, तो यहाँ पानी आपकी अवेलेबल है और चावल के लिए काफी उपयुक्त है। और वहाँ लोग किसान ज्यादातर जलाते भी नहीं है, उसका अलग इस्तेमाल भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर कम पानी में जो चीजें, जो पौधे हो सकते हैं, मेरे ख्याल से उनको प्रमोट करना चाहिए। एटलीस्ट पायलट स्टडीज चालू करनी चाहिए, कोई कुछ क्षेत्रों में इसका प्रयास चालू करना चाहिए, समझना चाहिए कि इसमें क्या और चैलेंजेस हैं और इसमें और क्या किया जा सकता है, तब जाके इसका एक निदान निकलेगा। और साथ में अभी जो फिलहाल हमें करना चाहिए कि जो ऑलरेडी बायोमास इकट्ठा हो रहा है वो एक रिसोर्स है हमारे लिए। ऑलरेडी आदेश दिया जा चुका है कि पावर प्लांट्स इसका इस्तेमाल करें, इसका पैलेट्स बना के इसको घरों में दिया जा सकता है, ईंधन के तौर पर वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसके और भी उपयोग हो सकते हैं। तो उन प्लांट्स को आप क्लस्टर और विलेजेस में आप लगाइए। सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर किसान उठा नहीं पा रहे हैं तो सरकार खुद उठाए उसको और उसका उपयोग करे। उपयोग करने के लिए एक वातावरण बनाए या फिर एक सिस्टम बनाए। तो मेरे ख्याल से इन सारी चीजों करने से इन ट्रांजिशन पीरियड में एटलीस्ट हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल तो अभी फिलहाल जरूरी है ही, क्योंकि अगर जलाया जा चुका है सैटेलाइट के द्वारा वो पता चल जाता है, इमीडिएटली उसको बुझाया जाए और किसानों को समझाइश दी जाए कि ऐसा करने पर आपके लिए नुकसान है और पर्यावरण के लिए नुकसान है। तो मेरे ख्याल से प्रयास अगर इंटेंसली किए जाएंगे ब्लॉक लेवल में और विलेज लेवल में, तो ये संभव है कि इस साल भी ऑलरेडी बिल्कुल गिरावट आई है। विवेक, आप सुझा रहे हैं और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की जो बात हो रही है, बलूजा जी यहाँ पर हैं, जो दूसरा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो वेहिकुलर पोल्यूशन को लेकर चर्चा होती है इस दौरान हमेशा दिवाली के आसपास, तो एक सोच ये भी है कि गाड़ियों की संख्या कम करने से प्रदूषण कम नहीं होगा, गाड़ी चलाने के तरीके को बदलना होगा, तभी प्रदूषण कम होगा। इसको लेकर भी जागरूकता फैलाने की बात है। जैसा कि विवेक कह रहे हैं कि किसानों में भी जागरूकता फैलाए, तो यहाँ पर दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चलाने वालों के लिए भी जागरूकता फैलाना होगा। बिल्कुल है। और जो विवेक जी ने बोला, एक्चुअली हमें इस वक्त एक होलिस्टिक वे में काम करना है। जो उन्होंने बोला वो बिल्कुल सही है। मेजॉरिटी जो प्रॉब्लम है उसको वहाँ पे सॉल्व करना है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्ट हमारा इकोनॉमी का सस्टेनेबल बेसिस है। लेकिन दिल्ली, आज हम एक दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी को अलग चला रहे हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो जो नेशनल कैपिटल रीजन बोर्ड है, आज उसको आना चाहिए सामने, उसको ट्रांसपोर्टेशन सबकी मिला के देखना है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मिले। हम इस दौरान कम से कम अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करें, हमें प्रमोट किया जाए कि आपके ऑल्टरनेटिव मीन्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के, उसको प्रोवाइड कीजिए। और आज ही हमें अगले साल के लिए शुरुआत करनी चाहिए सोचने की, जिससे कि इस समस्या में हम दोबारा ना कम से कम
दिवाली से पहले अगले साल हम आप और विवेक बैठकर फिर ये चर्चा और सॉल्यूशंस पर और हमें दोबारा से सुप्रीम कोर्ट को बर्डन ना करना पड़े। ये काम हमारी सरकारों के हैं, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि हर चीज़ में इंटरफेयर करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित बलूजा और विवेक चट्टोपाध्याय इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जो रुख आज अदालत का था वो बहुत कड़ा था, बहुत सख्त था। अब देखना होगा कि राज्य सरकारें लौटकर अदालत को किस तरह के एक्शन प्लान के बारे में जानकारी देती हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का एनडीटीवी इंडिया के इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दिवाली और छठ के मौके पर रेलवे दिल्ली से पटना तक अलग अलग ट्रेन चला रही है। वंदे भारत दिल्ली से पटना तक 6 फेरे पूरे करेगी। रेलवे ने त्योहारों के सीजन में करीब 20 लाख अतिरिक्त सीटों का प्रबंध किया है। नॉर्मल ट्रेनों में बोगियां बढ़ाई गई हैं। रेलवे ने स्टेशन पर भीड़ कम करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट पर रोक लगाई है। अब सिर्फ यात्रा करने वाले ही प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाएंगे। फेस्टिव सीजन में किस किस तरीके से कौन कौन सी ट्रेनें और इस बार क्या कुछ खास? हर साल की तरह इस बार भी हम लोग बहुत सी स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं जो कि ईस्टर्न भारत की तरफ चलाई जा रही हैं। आज तक हम लोग जो है इस सीज़न में हम लोग 715 से ज़्यादा फेरे अनाउंस कर चुके हैं, जिसमें अगर टोटल सीटिंग कैपेसिटी बनाई जाए तो करीब 14 लाख के आसपास बनती है। इसके ये अतिरिक्त सीट हैं जो कि नॉर्मल ट्रेन के ओवर एंड अबव है जी। इसके अलावा करीब 60 से 65 ट्रेन में 100 से ज़्यादा कोच जो एडिशनल कोचेज़ लगाए जा रहे हैं, और जिसमें करीब 4.5 लाख के आसपास एडिशनल कैपेसिटी उसमें बन रही है। तो कुल मिला के देखें कि नॉर्मल ट्रेन जो मूवमेंट है उसको छोड़ के उसके अलावा करीब 19 से 20 लाख सीट हम लोग एडिशनल इस बार जनरेट करके चल रहे हैं, ताकि लोगों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। यूएसपी सर इस बार की कुछ खास ट्रेन जो आप लोग? नहीं, यूएसपी के बारे में तो जैसे आपसे मैं डिस्कस कर रहा था पहले कि लास्ट ईयर हम लोगों ने राजधानी चलाई थी जो स्पेशल ट्रेन के अंदर पटना और ईस्टर्न इंडिया की जो वेटिंग लिस्ट है उसको कम करने के लिए। इस बार हमने 2 गतिशक्ति ट्रेन अनाउंस करी है और वंदे भारत भी हम चला रहे हैं। 6 ट्रिप वंदे भारत के चलाए हैं हम लोगों ने, और अगर आप देखें तो इनमें भी आसानी से टिकट मिल रहा है। तो जो लोग उस वक्त में एयर में 20,000 25,000 का टिकट लेके चल रहे हैं तो आसानी से आप लोग 2,500 में आप ट्रेन में आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। दिल्ली से पटना जो है वंदे भारत सर, वो कितने वक्त में पहुंचा देगी और कितने वक्त खुलेगी? अगर ये आप देखिए 12 घंटे में आप वहां पहुंच जाएंगे, और ये तो आप सुबह चल रही है और शाम को वहां पहुंच रही है। सिमिलरली उधर से भी इसी रूट पे चलती है, तो 10-12 घंटे में आप लोग पटना पहुंच जाएंगे। और स्टेशन पे किस तरीके का प्रबंध, या जो आमतौर पे प्लेटफॉर्म टिकट होता है उसको लेकर क्या गाइडलाइन लोगों को? स्टेशन पे तो आपने कई सालों से आप इस प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं। स्टेशन के ऊपर नॉर्मल अरेंजमेंट है। रश को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने होल्डिंग एरिया बनाए हुए हैं ताकि प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। स्टेशन पे जो होल्डिंग एरियाज हैं हमारे ऊपर, वहाँ पे आप जाके देखिए, उसमें खाने पीने का अरेंजमेंट है और एंटरटेनमेंट का अरेंजमेंट है। स्वच्छ पानी वहाँ मिलता है आपको। आप जनरल क्लास टिकट भी ले सकते हैं, एक्स्ट्रा काउंटर लगे हुए हैं वहाँ पे, और आपको जितनी भी सुविधाएं हैं, वहाँ शेल्टर हैं जी, आप वहाँ बैठ के आराम भी कर सकते हैं। 2-3 घंटे अगर आप पहले आप आ जाते हैं ट्रेन में तो आप आराम कर सकते हैं। अयोध्या नगरी दिवाली के लिए सज चुकी है। कल यानी छोटी दिवाली पर दीपोत्सव की तैयारियां हैं। यहां इस बार रिकॉर्ड 21 लाख दिए जलाने की तैयारी की गई है। लेजर लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए लोगों की भीड़ भी वहां पहुंच रही है। और अयोध्या पहुंचे हमारे सहयोगी तनिष्क ने स्थानीय लोगों के साथ इस दीपोत्सव को लेकर चाय पर चर्चा की है। अयोध्या का एक बहुत ही उच्च स्तर पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत ही मेगा बदलाव हो रहा है। आप देख सकते हैं सड़कें जो हैं जगह जगह खुदी हुई हैं, क्योंकि सब कुछ जो है तैयारी हो रही है जनवरी में राम मंदिर के इनॉग्रेशन की। अभी आने वाला कल दीपोत्सव है, यहाँ पे 21 लाख से ज़्यादा दिए जलाए जाएंगे, लेकिन इन सब के बीच में पूरा मेगा सेलिब्रेशन, पूरा का पूरा दुनिया के ऊपर एक ग्लोबल जो ये इवेंट बन रहा है, इसमें लोकल लोगों का क्या कहना है अयोध्या के, कि यहाँ के लोकल जो नागरिक हैं उनका क्या कहना है। तो हम यहाँ पे चाय पे चर्चा पर आए हैं और यहाँ पे सब लोग चाय बांटी जा रही है। यहाँ पे गली नुक्कड़ पर
चाय पे जो चर्चा होती है, देश के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे मुद्दों को लेकर बातचीत की जाती है और ऐसे ऐसे हल निकाले जाते हैं, तो वही हम बात करने आए हैं चाय को लेकर। और मैं भी एक थोड़ी सी छोटी सी चाय ले लूँगा इसी बात पे। तो आप सब लोग को कितना टाइम हो गया अयोध्या में? मेरी तो कम से कम कुछ नहीं तो 20 पीढ़ियाँ बीत गई। अच्छा। मेरे पास में कम से कम 500-600 साल का रिकॉर्ड है कि हम लोग की पुश्तें यहाँ रह रही। अच्छा, अगर मैं आप सब लोग काफ़ी पीढ़ियों से आप लोग अयोध्या के रेजिडेंट हैं यहाँ पर, है ना? आप लोग अयोध्या में पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं ना, तो आपसे अच्छा अयोध्या को कौन ही जानता होगा, है कि नहीं? तो अगर मैं आप सबसे पूछूं एक एक लाइन में अयोध्या का आपके लिए क्या मतलब है, एक लाइन में 4 से 5 शब्द। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मस्थली है, ये पूरे देश के लिए गौरव है। आपके साथ अयोध्या बहुत सज चुकी है, अयोध्या बहुत अच्छी इस समय हो गई है, पिछले से काफ़ी बेहतर हो गया इस समय। आपके हिसाब से क्या मतलब है? अयोध्या बना तो रहे हैं लेकिन यहाँ की साधुता और गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। अच्छा, आपके हिसाब से? अयोध्या हम लोगों के तन मन में बसी हुई है, अयोध्या के बिना जीने की कल्पना करना बेकार। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से भी अयोध्या देखिए हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए बहुत पवित्र स्थल है और हम लोग चाहते हैं जैसे शुरू से मिलजुल कर रहते हैं, आज भी हम लोग मिलजुल कर रहते चले आ रहे हैं और हम चाहेंगे कि अगर विकास अयोध्या का ये कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन गरीबों का विनाश ना करें। उनको अगर उजाड़ रहे हैं तो उनको कहीं विस्थापित करें ताकि उनके परिवार का भरण पोषण होता रहे। तो राम सबके हैं, अल्लाह सबके हैं और विकास भी सभी का हो रहा है ना? ये यहाँ की अयोध्या के लोगों से हमने बातचीत करी, उनके मन की बात जानी चाय के ऊपर, उनका क्या कहना है, उनकी क्या फीलिंग्स है पूरे जो मेगा डेवलपमेंट हो रहा है और राम मंदिर का जो जनवरी में इनॉग्रेशन होगा। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ तनिष पंजाबी, NDTV।